तो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 5 का रिवीजन करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित चीज़ों को पढ़ा जाएगा। चलिए, पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, तो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला जो अप्रोच है वह लिबरल अप्रोच यानी उदारवादी सिद्धांत, तो इसे आइडियलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। आइडियलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सीमित संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया जाता है तथा ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेते हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग एवं शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। इन्होंने इन संबंधों की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न साधनों का सहारा लिया। पहला है समाज शास्त्रीय उदारवाद यानी ड्यूस मॉडल है। ये कार्ल ड्यूस का मॉडल है, समाज शास्त्रीय उदारवाद। तो इसे सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं और ये कार्ल ड्यूस के द्वारा दिया गया मॉडल है। कार्ल ड्यूस, कॉब्डेन, जॉन बर्टन इसके प्रमुख मान्यताकार हैं। वर्ल्ड सोसाइटी जॉन बर्टन की प्रमुख रचना है। वर्ल्ड सोसाइटी ये जॉन बर्टन की प्रमुख रचना है। इनके मान्यताकारों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी मान्यता को अस्वीकार किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी दृष्टि सीमित, आंशिक और अपूर्ण है। यथार्थवादियों ने राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व दिया, जबकि समाजशास्त्री उदारवादियों के अनुसार यानी सोशियोलॉजिकल लिबरल्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज मूलतः पार राष्ट्रीय संबंध होते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली ट्रांसनेशनल रिलेशन होते हैं जिसमें विभिन्न देशों के लोगों, समूहों एवं संगठनों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि ये राज्यों के मध्य विद्यमान संबंधों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं करते, बल्कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के संबंध को भी अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए इस उपागम को बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म भी कहा जाता है। इसका आशय है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी अत्यधिक महत्व है। इनके अनुसार सरकारों के मध्य संबंधों की तुलना में लोगों के मध्य विद्यमान संबंध सहयोग एवं शांति स्थापित करने में ज्यादा सहायक है। कार्ल ड्यूस ने विभिन्न समुदायों के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया, तो ये साइबरनेटिक्स से रिलेटेड थिंकर हैं कार्ल ड्यूस। साइबरनेटिक्स कम्युनिकेशन थ्योरी भी इन्होंने दी थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इनका नाम आया था। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग किया। इसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं की बजाय संरचनाओं के संचार एवं उसके निर्माण के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उन्होंने शक्ति के विश्लेषण की बजाय संचार के विश्लेषण पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया, तो कम्युनिकेशन पर इनका ज्यादा जोर है। कार्ल ड्यूस ने इसी संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन थ्योरी का प्रयोग करते हुए कहा है कि विभिन्न समाजों के मध्य पार राष्ट्रीय संबंधों से यानी ट्रांसनेशनल रिलेशन से शांतिपूर्ण संबंधों का विकास होगा। शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज्यादा व्यापक है। इसे उन्होंने सुरक्षा समुदाय यानी सिक्योरिटी कम्युनिटी का नाम दिया, सिक्योरिटी कम्युनिटी के रूप में माना है। इसमें लोगों के मध्य समुदाय की भावना का विकास होता है व वे इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संघर्षों का समाधान बिना बल के प्रयोग के संभव है। पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इन देशों में सिक्योरिटी कम्युनिटी का निर्माण हो चुका है यानी सुरक्षा समुदाय का निर्माण हो चुका है। सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक संबंध एवं पारस्परिक मानवीय अंतरक्रियाओं के द्वारा ही सुरक्षा समुदाय की उत्पत्ति होती है। लोगों के सहयोग के द्वारा एक नए मानवीय समाज की स्थापना होगी जो राष्ट्र राज्य से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। कार्ल ड्यूस के अनुसार पार राष्ट्रीय संबंधों से यानी ट्रांसनेशनल रिलेशंस के द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण का निर्माण संभव है, तो रीजनल इंटीग्रेशन संभव है अगर ट्रांसनेशनल रिलेशन डेवलप होते हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे व्यापार, पर्यटन एवं अप्रवासियों के आने जाने
से एकीकरण में वृद्धि होती है और सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है। कार्ल ड्यूस के अनुसार सुरक्षा समुदाय दो प्रकार के हो सकते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से? पहला, समुच्चयी सुरक्षा समुदाय। तो पहला है कलेक्टिव सिक्योरिटी कम्युनिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो इसका उदाहरण वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मानते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी कम्युनिटी का उदाहरण, समुच्चयी सुरक्षा समुदाय का उदाहरण कार्ल ड्यूस यूएसए को मानते हैं। दूसरा, बहुलवादी सुरक्षा समुदाय यानी प्लूरलिस्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी, इसका उदाहरण यूरोपियन यूनियन है। कार्ल ड्यूस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका समुच्चयी सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है, जिसके द्वारा एक उपमहाद्वीप के आकार के क्षेत्र में संघीय सरकार का निर्माण किया गया। इसलिए इस मान्यता का प्रयोग करते हुए विश्व में भी सुरक्षा समुदाय का निर्माण संभव। यूरोपियन यूनियन बहुलवादी सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में अमेरिका की भांति एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है और समुदायों के मध्य सीमा पार आवागमन को बढ़ावा दिया जाता है। फिर जॉन बर्टन ने समाजशास्त्री उदारवाद का समर्थन किया है, यानी सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म को उदाहरण समर्थन इन्होंने भी किया है। तो समर्थन करते हुए पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल दिया और उन्होंने कहा कि एक राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक समूह हो गए, धार्मिक समुदाय हो गए, श्रमिक समुदाय, जिनके मध्य संबंधों का विशेष महत्व होता है। इनके मध्य स्थापित संबंध राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। राज्यों की सीमाएं कृत्रिम प्रतीत होने, ये संबंध पारस्परिक रूप में लाभकारी होते हैं, जिनमें विरोधी संघर्षों का अभाव होता है। आलोचकों के अनुसार विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों की पूर्णतया समाप्ति संभव नहीं है, लेकिन इनको शांति करना संभव है। जेम्स रोजेनाउ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक नवीन बहुकेंद्रित विश्व के रूप में चित्रित किया है, परंतु यह माना कि विश्व में अराजकता पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई है। जेम्स रोजेनाउ के अनुसार परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिलियर्ड बॉल मॉडल पर आधारित थी, जबकि वर्तमान राजनीति कॉब मॉडल पर आधारित है। तो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो बिलियर्ड बॉल मॉडल पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी सेल्स हैं, आपस में सेल्स हैं और ये हार्ड सेल हैं और ये इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो कोब मॉडल है, यहाँ पर जो वेरियस सेल हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कॉब वेब की तरह। तो यूएसए चीन से जुड़ा हुआ है, चीन इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया यूएसए से जुड़ा हुआ है, इंडिया रशिया से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कॉब वेब मॉडल है। जबकि इस मॉडल में फॉर एग्जाम्पल यूएसए हो गया या चीन हो गया, तो ये प्री वर्ल्ड वार की पीरियड था, जहाँ पर कोई इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता नहीं था। ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पर कंट्रीज थी हार्ड सेल की तरह थी और इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। फिर दूसरा है गणतांत्रिक उदारवाद यानी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो इस मान्यता के अनुसार उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण होती हैं। इनके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य परस्पर युद्ध नहीं होते हैं। यह मान्यता पहली बार 18वीं सदी में कांत द्वारा प्रतिपादित की गई। समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण राज्यों के मध्य संयोग की संभावना और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रबल आशा उत्पन्न हो रही है। समकालीन युग में माइकल डॉयल ने कांत की मान्यता को पुनर्जीवित किया। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख किया जिससे लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य शांति स्थापित होती है। पहला, लोकतंत्र की मूल मान्यता के अनुसार सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। लोकतांत्रिक राज्यों की घरेलू राजनीतिक संस्कृति में सदैव शांति पर जोर दिया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों पर सामान्यतः आम नागरिकों का नियंत्रण होता है, जो युद्ध का समर्थन नहीं करते। तो आम जनता युद्ध का समर्थन नहीं करती। इनका फेमस स्टेटमेंट है कि पीपल प्रेफर टू स्टैंड इन बर्गर क्यूज rather than queues of
आर्मी। तो लोग बर्गर की लाइन में, बर्गर की पंक्ति में खड़ा होना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं rather than आर्मी की क्यूज में खड़ा होना। फिर दूसरा है कि लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाए जाते हैं। इसे कांत ने शांतिवादी संघ पीसफुल यूनियन का नाम दिया है। इन मूल्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है एवं निर्णय विचार विमर्श के द्वारा लिए जाते हैं, बल के प्रयोग के द्वारा नहीं। तीसरा है राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं आत्मनिर्भरता के द्वारा शांति में वृद्धि होती है। गणतांत्रिक उदारवादी मान्यता के अनुसार विश्व में लोकतंत्र की प्रगति शांति एवं सहयोग निर्मित होगा। अतः लोकतांत्रिक राज्यों का यह दायित्व है कि समूचे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों में लोकतंत्र के प्रभावी होने के साथ साथ शांतिपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। इसलिए पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और जापान को शांति का क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि विकासशील देशों में अभी भी लोकतंत्र के विस्तार की समस्या विद्यमान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक औद्योगिक राष्ट्रों का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले राष्ट्र राज्य क्षेत्रीय विस्तार तथा सैन्य शक्तियों का प्रयोग शक्ति अर्जन के लिए किया करते थे, परंतु वर्तमान युग में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। अतः आर्थिक विकास एवं विदेशी व्यापार सैन्य शक्ति एवं भौगोलिक विस्तार की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। आर्थिक विकास समृद्धि का सस्ता माध्यम है, जबकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा प्राप्त लाभ लगातार कम होने लगे हैं। अतः समकालीन युग में वित्तीय पूंजीवाद यानी फाइनेंशियल कैपिटल, सूचना यानी इंफॉर्मेशन तक पहुंच एवं कुशल श्रम यानी स्किल्ड लेबर शक्ति सफलता के मूल बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी जैसे देशों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का मार्ग अपनाकर तीव्र विकास किया। फिर आत्मनिर्भर उदारवाद यानी सेल्फ रिलायंट लिबरलिज्म। तो यह संकल्पना रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने दी है। इसमें निम्न राजनीति लो पॉलिटिक्स की बात की गई। मुक्त व्यापार एवं तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया गया, यानी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इनकी रचना है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, 1977 में आती है ये बुक। आफ्टर हेजेमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1984 में। फिर पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 1972 में आती है। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से राज्यों के मध्य आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। अब राज्य सैन्य शक्ति के प्रयोग से परहेज करने लगे हैं। यद्यपि अभी भी विकासशील देशों में या कम विकसित देशों में युद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास का स्तर कम है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। वर्ष 1980 से 90 के दशक में पश्चिमी यूरोपीय देशों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से विकसित हुआ। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने इसे जटिल अंतर्निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में व्यक्त किया। इनके अनुसार यह अंतर्निर्भरता राज्यों के मध्य विद्यमान पहले की साधारण आत्मनिर्भरता की तुलना में गुणात्मक रूप में भिन्न है। इनके अनुसार समकालीन विश्व में उच्च राजनीति हाई पॉलिटिक्स, सुरक्षा और अस्तित्व की राजनीति की तुलना में निम्न राजनीति लो पॉलिटिक्स, निवेश की राजनीति, आर्थिक व्यापार प्राथमिक हो गई हैं। इस निम्न राजनीति के प्रभावी होने के कारण ही जटिल निर्भरता का विकास हुआ है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, राज्यों के मध्य संबंध केवल राजनेताओं और सरकार के मध्य के संबंध नहीं है, बल्कि यह सरकार की अन्य शाखाओं और कर्ताओं के मध्य भी संबंध है। दूसरा, इन्होंने यह माना कि राज्यों के परे व्यक्तियों एवं समुदायों के पार राष्ट्रीय संबंधों ट्रांसनेशनल रिलेशन के विकास के कारण जटिल आत्मनिर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का निर्माण होता है। इनके अनुसार समकालीन युग में सैन्य शक्ति का प्रयोग आकर्षक विकल्प नहीं है।
नेक्स्ट है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध घरेलू राजनीति की भांति होते जा रहे हैं। और 5वां कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय लोगों का कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए राज्यों के मध्य मित्रता एवं सहयोगपूर्ण संबंधों का विकास हो रहा है। इस घटना के निम्नलिखित परिणाम हैं। पहला, राज्य के लक्ष्य और गैर राष्ट्रीयकर्ताओं के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि गैर राष्ट्रीयकर्ताओं पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। दूसरा, प्रत्येक राज्य किसी क्षेत्र विशेष में शक्तिशाली हो सकता है, जैसा कि डेनमार्क एवं नॉर्वे जहाज रानी के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व में वृद्धि होगी। विश्व व्यापार संगठन WTO, यूरोपियन यूनियन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने यह माना कि यथार्थवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकते, यानी जो रियलिज्म है ये पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि जटिल अंतर्निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का यह सिद्धांत पश्चिमी देशों के लिए विशेष रूप में लागू हो रहा है। इसका पहला कारण क्या है कि मूलतः तकनीकी खोज मिलिट्री के लिए की गई। तो मूलतः तकनीकी की खोज मिलिट्री के लिए की गई, बाद में उसका प्रारंभ आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में किया गया। दूसरा है, यूएसए ने पूरी दुनिया को 5 कमांड क्षेत्रों में बांटा है। तीसरा, कौटिल्य के अनुसार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। नव यथार्थवादी भी, नियो रियलिस्ट भी शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर चौथा है, कैदी दुविधा मॉडल यानी प्रिजनर्स डिलेमा मॉडल के अनुसार दुविधा में रहे दूसरों द्वारा अपने प्रति अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर मतभेद रहे। नेक्स्ट है कि म्यांमार ने यूएसए का अनुदान नहीं लिया और म्यांमार ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारा अनुदान नहीं लिया था। तो नेक्स्ट है संस्थात्मक उदारवाद यानी इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। उदारवाद की मूल मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, समन्वय एवं शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उदारवादियों ने शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिए अलग अलग साधनों का सहारा लिया। संस्थात्मक उदारवादियों की मान्यता है कि संस्थाओं के निर्माण से राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। उदारवाद की यह मान्यता पूर्व आदर्शवादियों से भिन्न है, क्योंकि परंपरागत उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना मात्र से विश्व में शांति स्थापित होगी, परंतु समकालीन उदारवादी विचारकों के अनुसार संस्थाएं शांति निर्माण में सहायक हैं, स्वयं शांति की गारंटी नहीं। तो जो ट्रेडिशनल लिबरल्स थे क्या मानते थे कि अगर इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिए गए तो ये शांति की गारंटी अपने आप दे देंगे, फॉर एग्जांपल लीग ऑफ नेशन। लेकिन बाद में ऐसा एहसास हुआ कि इंस्टीट्यूशन अपने आप में शांति की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये शांति निर्माण में सहायक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, लेकिन ये शांति की गारंटी नहीं दे सकते। इनके अनुसार संस्थाओं और संगठनों के द्वारा सामान्य नियमों एवं मानकों का निर्माण होता है, जिनका पालन प्रत्येक राज्य करता है। अतः यहाँ विश्व व्यापार संगठन के द्वारा राज्यों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग हो रहे हैं। संस्थात्मक उदारवादियों ने राज्यों के मध्य संस्थाकरण का व्यवहारिक एवं अनुभविक अध्ययन करने का भी प्रयत्न किया। इनकी यह मानता है कि संस्थाओं से सहयोग बढ़ता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि किस स्तर का संस्थाकरण राज्यों के मध्य सहयोग में सहायक है। जैसे यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग विद्यमान है। ईयू के विवादों के समाधान के लिए संस्था का निर्माण भी किया गया है। यहाँ तक कि नव यथार्थवादी विचारक नियो रियलिस्ट थिंकर हैं जॉन मीरसाइमर ने यह भी माना कि उच्च स्तर का संस्थाकरण बहुध्रुवी विश्व की अस्थायी अराजकता को न्यूनतम करने में सहायक है। इनके अनुसार संस्थाओं के द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है, परस्पर अविश्वास में कमी आती है, भय भी न्यून हो जाता है एवं राज्यों के मध्य समझौते का एक नया मंच तैयार होता है।
आदर्शवाद, उदारवाद एवं नव उदारवाद में तकनीकी अंतर। तो जो लिबरलिज्म है, जिसे आइडियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और जो नियो लिबरलिज्म है उसमें क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो पहला है कि आदर्शवादियों की मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण से विश्व में स्वाभाविक रूप में शांति स्थापित हो जाएगी, जबकि नव उदारवादियों की यह मान्यता है कि संस्थाएं शांति निर्माण में सहायक हो सकती हैं, लेकिन संस्थाओं के द्वारा स्वतः शांति नहीं आ सकती। पहला। दूसरा, आदर्शवादी विचारकों का उद्देश्य विश्व सरकार का निर्माण करना है, जबकि नव उदारवादी राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग पर ज्यादा बल प्रदान करते हैं, विश्व सरकार के निर्माण पर नहीं। तीसरा है, आदर्शवादियों ने नैतिकता को अधिक महत्व दिया, ये विश्व को शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण तरीके से देखते हैं, जबकि नव उदारवादी विश्व को अराजक मानते हैं, यानी एनार्की है ऐसा ये मानते हैं। नव उदारवाद एवं नव यथार्थवाद। तो नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो नव यथार्थवादियों और नव उदारवादियों ने विश्व को अराजक रूप में देखा है, तो एनार्की एग्जिस्ट करती है ऐसा उनका मानना है, तो अराजकता है विश्व में ऐसा ये मानते हैं। इसका अभिप्राय है कि विश्व में राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी केंद्रीय संस्था का अभाव है, इसलिए विश्व मूलतः राज्य केंद्रित व्यवस्था द्वारा संचालित है। लेकिन नव उदारवादियों और नव यथार्थवादियों ने अराजकता की प्रकृति और परिणाम को अलग अलग रूप में परिभाषित किया, इसलिए इनमें स्पष्ट अंतर विद्यमान है। पहला, नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग एवं शांति पर बल देते हैं और पारस्परिक हितों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इनके अनुसार यह सहयोग और शांति सामुदायिक संबंधों, व्यापारिक आदान प्रदान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा बेहतर किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत केनेथ वाल्ट्ज जैसे नियो रियलिस्ट या नव उदारवादी विचारक सहयोग को अत्यधिक कठिन मानते हैं, क्योंकि राज्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तथा धोखेबाजी की समस्या लगातार बनी रहती है। दूसरा है, नव उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को निर्मित करके राष्ट्र राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों का विकास संभव है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्याप्त अराजकता को नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि नव यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में चित्रित किया है, जहां राज्यों के मध्य सहयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि इनके अनुसार इस अराजक विश्व व्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, इसलिए वे अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तीसरा है, नव यथार्थवादियों ने नियो रियलिस्ट ने शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय बिंदु स्वीकार किया तथा इस बिंदु पर बल दिया कि राज्य को अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ता है। केनेथ वाल्ज ने शक्ति को साधन मानते हुए राष्ट्रीय हितों को साध्य माना। तो शक्ति यानी पावर इज ए मीन्स और प्रोटेक्टिंग योर नेशनल इंटरेस्ट इज एंड गोल। उन्होंने शक्ति को एक समुच्चयी संकल्पना के रूप में व्यक्त किया, जिसमें आर्थिक और सैन्य शक्ति दोनों शामिल हैं, जबकि नव उदारवादियों ने राज्यों के उद्देश्य इंटेंशन को प्रमुख माना। इनके अनुसार राज्यों के मध्य परस्पर विश्वास निर्माण के द्वारा शांति संभव है। नेक्स्ट है कि नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने हितों को अधिक से अधिक करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट को हर व्यक्ति मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसी के साथ राज्यों का यह भी प्रयत्न होता है कि वे दूसरों के लाभों को कम से कम करें, तो अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करो और दूसरे के इंटरेस्ट को मिनिमाइज करो, और इसे रिलेटिव गेन का कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है। जबकि नव उदारवादियों के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों को बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए, उसे यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि इससे दूसरे राज्यों को कितना लाभ होगा, एब्सोल्यूट गेन। महत्वपूर्ण तथ्य तो पहला है कि आदर्शवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है, यानी जो स्ट्रगल है ये ट्रांजिशनल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रसार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है, आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित एवं संचालित मानते हैं। नेक्स्ट है, उदारवादियों के अनुसार मानव स्वभाव अच्छा होता है
नेक्स्ट, मानव स्वभाव तार्किक एवं अच्छा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव। तो समाजशास्त्री उदारवाद यानी सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म, इसको एक बार और अच्छे से देखते हैं। तो इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोगों, समूहों और संगठनों का संबंध महत्वपूर्ण होता है। अतः ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राज्य केंद्रित नहीं मानते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल देते हैं। तो ट्रांसनेशनल रिलेशन पर ये बल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी मॉडल को बहुलवादी मॉडल भी कहा जाता है। इसके मान्यताकार कॉब्डेन और कार्ल लुईस हैं। सबसे महत्वपूर्ण मान्यताकार जॉन बर्टन है। इन्होंने विश्व समाज की संकल्पना दी है, यानी वर्ल्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है अपनी पुस्तक द वर्ल्ड सोसाइटी में 1972 में। फिर दूसरा है अंतर्निर्भर उदारवाद यानी इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इसमें प्रकारवाद आते हैं, यानी फंक्शनलिज्म इसमें आता है। फंक्शनलिज्म जटिल अंतर्निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के सिद्धांत का विकास उदारवादियों ने किया। इसका निर्माण 1970 के दशक में रॉबर्ट ओवेन कोहेन एवं जोसेफ एस नाई ने किया। उनकी पुस्तक का नाम द पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 है। दोनों ने मिलकर आफ्टर हेजेमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 नामक रचना भी लिखी। कोहेन और नाई ने राजनीति को निम्नलिखित दो भागों में बांटा। पहला, उच्च राजनीति का क्षेत्र। कोहेन एवं नाई ने उच्च राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों एवं सैनिक गतिविधियों को शामिल किया। कोहेन और नाई ने पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड 2002 नामक रचना भी लिखी। निम्न राजनीति का क्षेत्र, तो कोहेन एवं नाई ने निम्न राजनीति के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया। कोहेन एवं नाई ने कहा कि निम्न राजनीति का क्षेत्र लो पॉलिटिक्स एरिया ही है जो अंतर्निर्भरता पैदा करता है, इंटरडिपेंडेंस पैदा करता है। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2004 नामक रचना लिखी। और जोसेफ नाई को सॉफ्ट पावर से एसोसिएट किया जाता है, सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट से एसोसिएट किया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर 2002, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी एंड हिस्ट्री 2008, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर 1990। कोहेन और नाई ने ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1972 नामक रचना लिखी। संस्थागत उदारवाद यानी इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय यूनियन व विश्व व्यापार जैसे संगठनों के माध्यम से शांति हो सकती है। फिर चौथा है गणतांत्रिक उदारवाद यानी रिपब्लिकन लिबरलिज्म। कांत जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका प्रसिद्ध कथन है कि लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेसीज डू नॉट गो फॉर वॉर। और कांत का टाइम पीरियड क्या रहा, 1724 से 1804 के बीच। इसी मान्यता को समकालीन विश्व में माइकल डोयल ने पुनर्जीवित किया। माइकल डोयल के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य अपने संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वो अपने स्ट्रगल को डेमोक्रेटिक मीन्स के माध्यम से सुलझा लेती है। लोकतांत्रिक राज्यों के मूल समाज होते हैं, तो लोकतांत्रिक राज्यों के मूल समाज होते हैं, इसलिए ये परस्पर शांति का निर्माण करते हैं। माइकल डोयल ने लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत दिया, तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अंतरराष्ट्रीय बनाम वैश्विक, तो इंटरनेशनल वर्सेस ग्लोबल, इसमें क्या अंतर है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के बीच अंतःक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि यह एक यथार्थवादी संकल्पना है, अतः इसका स्वरूप राज्य केंद्रित है। किंतु भूमंडलीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के साथ साथ अन्य वैश्विक कारक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर सरकारी संगठन एवं सिविल सोसाइटी के महत्व को बढ़ा दिया है, जिसे वैश्विक राजनीति की संज्ञा दी। इसमें विश्व निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें विश्व निर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निरूपण बिलियर्ड बॉल मॉडल
के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्र बिलियर्ड बॉल की तरह अभेद, इम्परमिएबल एवं आत्मनिर्भर इकाई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध उस मेज की भांति है जहां स्वतंत्र बिलियर्ड एक दूसरे पर बाहरी रूप से दबाव डाल रही है। इसमें टकराने यानी कोलिजन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं शक्ति है, जबकि वैश्विक राजनीति का निरूपण कॉब मॉडल द्वारा किया जाता है। इसे जोसेफ नाई एवं कोहेन ने जटिल अंतर्निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा है। इसमें राज्यों के बीच सैन्य के अतिरिक्त आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में अंतर्निर्भरता स्थापित हो, जहां उच्च राजनीति यानी हाई पॉलिटिक्स के स्थान पर निम्न राजनीति लो पॉलिटिक्स का महत्व बढ़ा तथा स्वतः राज्यों का एकमात्र वर्चस्व समाप्त हुआ। यथार्थवाद, तो अब रियलिज्म को देखते हैं। यथार्थवाद राज्य केंद्रित विचारधारा है, तो ये स्टेट सेंटर्ड आइडियोलॉजी है तथा यह विचारधारा राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक महत्व देती है, तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यथार्थवाद के अनुसार राज्य की सुरक्षा उनका स्वयं का दायित्व है, तो आप अपने नेशन का प्रोटेक्शन स्वयं करिए। यथार्थवाद शक्ति राजनीति का पर्याय है, तो जो रियलिज्म है ये पावर पॉलिटिक्स का पर्याय है। यथार्थवाद में शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस ऑफ पावर, फिर राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी जैसी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण है। यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों का खंडन किया। आदर्शवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो स्ट्रगल है वो ट्रांजिशनल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रचार और प्रसार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। स्टीफन वाल्ट के अनुसार यथार्थवाद को हमारे बौद्धिक उपकरण टूल बॉक्स में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है। यथार्थवाद को हमारे बौद्धिक उपकरण टूल बॉक्स में सर्वाधिक उपयोगी बने रहने की संभावना है, ऐसा कौन बोलते हैं? स्टीफन वाल्ट। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित एवं संचालित मानते हैं। प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौटिल्य, इसमें थ्योसाइडाइडस है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है पेलोपोनेशियन वार, ये 431 बीसीई से 404 बीसीई के बीच में रहे। फिर मैकियावेली द आर्ट ऑफ वार, ये 1519 से 1520 के बीच में लिखी गई। मैकियावेली द आर्ट ऑफ वार। हॉब्स का लेवियाथन, ये 1651 में लिखी गई। रूसो की रचना स्टेट ऑफ वार ने लिखी। तो ये काइंड ऑफ प्रिकर्सर हैं रियलिज्म की अग्रदूत कहे जाते हैं। फिर आधुनिक यथार्थवादी, तो मॉडर्न रियलिस्ट कौन कौन से? तो E.H. कार है। E.H. कार, इनकी रचना है द 20 ईयर क्राइसिस, ये 1930 के दशक में पहली बार इसका पहला एडिशन लिखा गया और इसे 1939 में पब्लिश किया गया, सितंबर 1939 में। फिर रोनाल्ड नेबुर, निकोलस स्पाइकमैन, जॉर्ज कीनन, रेमंड एरन, गिल्पिन, जॉन हर्ज, किसिंजर अन्य यथार्थवादी यानी रियलिस्ट थिंकर हैं ये। फिर हैंस मॉर्गनथाउ ने यथार्थवादी विचार को 6 मूल मान्यताएं प्रदान की। तो मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। उनकी प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स एमंग नेशन कोलन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये 1948 में आती है। इनकी अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960। मॉर्गनथाउ के रियलिज्म के 6 मौलिक नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है, मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। तो ये ह्यूमन नेचर को महत्वपूर्ण मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में भी। मॉर्गनथाउ ने मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप में प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। मॉर्गनथाउ के अनुसार ये संघर्ष संक्रमणकालीन नहीं अपितु शाश्वत है, तो ये इटर्नल स्ट्रगल होने वाला है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित है, यानी अब ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसे प्रत्येक राज्य शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय राज्य के उन केंद्रीय मूल्यों से है जिसे प्रत्येक राष्ट्र अर्जित करना चाहता है।
तीसरा, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। वस्तुतः उसने राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं दिया, अपितु वह राष्ट्रीय हित को देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष मानता है। तो नेशनल इंटरेस्ट ये डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं। फिर चौथा है, मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इथिक्स से संचालित नहीं होते हैं। मार्गेंथाउ की तो मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स को इथिक्स से सेपरेट किया है इंटरनेशनल रिलेशन में। मार्गेंथाउ की मूल मान्यता के अनुसार राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, ना कि नैतिकता से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो राजनीति है उसका जो संचालन होगा वो पावर और नेशनल इंटरेस्ट से होगा, ना कि नैतिकता या एथिक्स से। पांचवा है, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, ना कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता का पालन किया जाता है। जहां मार्गेंथाउ के सार्वभौमिक नैतिकता का अभिप्राय उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को अपनाना है जिसे देश काल से निरपेक्ष माना जाता है, जबकि मार्गेंथाउ विवेक एवं राष्ट्रीय हित के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करता है, न कि सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर। कोई यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। और छठवां है, मार्गेंथाउ ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया कहा है, यानी एक ऑटोनॉमस स्फीयर है पॉलिटिक्स। मार्गेंथाउ ने राजनीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय एक समान होता है, क्योंकि राजनीति मूलतः शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर केवल इतना है कि घरेलू क्षेत्र में राज्य नामक संप्रभु सत्ता होने के कारण इन संघर्षों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी केंद्रीय सत्ता के अभाव होने के कारण ये संघर्ष अनियंत्रित हो जाते हैं। मार्गेंथाउ ने राजनीति को इतना अधिक महत्व दिया है कि वह उसे स्वायत्त मानते हैं, तो ये पॉलिटिक्स को ऑटोनॉमस मानते हैं। यद्यपि मार्गेंथाउ का सिद्धांत वर्तमान के नॉन जीरो सम गेम युग में आंशिक एवं अपूर्ण प्रतीत होता है, किंतु अनेक कमियों के बावजूद उनका सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह पहला विचारक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सिद्धांतिक आधार रखा। तो रियलिज्म का इन्होंने मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले बेस तैयार किया। आलोचना क्या है, तो रॉबर्ट टकर और केनेथ बाल्ड्स ने मार्गेंथाउ को यथार्थवादी नहीं माना। उनके अनुसार मार्गेंथाउ यथार्थवाद का विश्लेषण करने के बजाय यथार्थवाद का प्रयोग अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। स्टैनली हॉफमैन के अनुसार मार्गेंथाउ का यथार्थवाद शक्ति अद्वैतवाद का विचार है, क्योंकि पावर मोनिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्गेंथाउ शक्ति को ही साधन एवं शक्ति को ही साध्य मानते हैं। तो पावर इज अ मीन्स एज वेल एज एंड, ऐसा मार्गेंथाउ मानते हैं। मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष का अध्ययन किया, जबकि वास्तविकता में संयोग भी पाया जाता है। मार्गेंथाउ ने स्वयं शांति निर्मित करने के निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया है। पहला, प्रबंधन के द्वारा शांति, तो मैनेजमेंट, तो पीस बाय मैनेजमेंट ऑफ पावर। दूसरा है विश्व सरकार के द्वारा, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट करे। तीसरा है कूटनय या राजनय के द्वारा शांति, डिप्लोमेसी के द्वारा शांति स्थापित करिए। मार्गेंथाउ ने प्रतिबंध के द्वारा शांति तथा विश्व सरकार के द्वारा शांति के उपायों को व्यर्थ बताया तथा कूटनीति एवं राजनय के द्वारा शांति को उपयुक्त बताया। एक और मार्गेंथाउ संघर्ष को यथार्थवाद मानते हैं, तो दूसरी ओर शांति का वर्णन भी करते हैं। यह विरोधाभास है। CAW मैनिंग, मार्टिन वाइट, हॉब्सन महोदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं। तो ये ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन की जो कॉन्सेप्ट। आक्रामक यथार्थवाद यानी ऑफेंसिव रिलीजन, तो जॉन मीरसाइमर का यथार्थवाद आक्रामक यथार्थवाद कहा जाता है, यानी ये ऑफेंसिव रिलीजन कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या नाम है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, 2001 में आती है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इन्होंने वाल्ट के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद यानी डिफेंसिव रियलिज्म का नाम दिया, क्योंकि वाल्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है, जबकि मीरसाइमर के अनुसार राज्य का
मूल उद्देश्य अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना है। इसलिए मीर साइमर के यथार्थवाद को ऑफेंसिव रियलिज्म या आक्रामक यथार्थवाद कहते हैं। तार्किक चयन यथार्थवादी। तो रेशनल चॉइस रियलिस्ट। तो इसमें है ग्रीको और क्रेजनर। राज्य तार्किक व्यवहार करता है। नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म, इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, यानी संरचनात्मक यथार्थवाद। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म के प्रतिपादक केनेथ वाल्ज हैं। इनकी रचना है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनकी अन्य रचना मैन द स्टेट एंड वार ये 1959 में उगाती है। संरचनात्मक यथार्थवाद केनेथ वाल्ज द्वारा वर्ष 1970 के दशक में प्रतिपादित किया गया। इसमें उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया। दूसरे शब्दों में यथार्थवाद का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को विश्लेषित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है, यानी एनार्किकल है। एनार्किकल का आशय है, या एनार्की का क्या आशय है, अराजकतापूर्ण का क्या आशय है, हिंसात्मक या ध्वंसात्मक व्यवस्था से नहीं है, अपितु अराजकतापूर्ण व्यवस्था का आशय उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब है कि कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों के जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सके या उन्हें डिसिप्लिन कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं। अतः केनेथ वाल्ज की कल्पना हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के अत्यंत समीप है, जो कि निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अतः केनेथ वाल्ज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। तो पावर स्ट्रगल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को केनेथ वाल्ज भी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित ही केंद्रीय होते हैं। इस राष्ट्रीय हित का मूल बिंदु, केंद्रीय बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसलिए वाल्ज के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, राज्य का स्वरूप कैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी मूल प्रश्न नहीं है कि कोई राष्ट्र विशेष शक्तिशाली है या आसक्त है। उनका मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना की ओर था। तो स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इस ओर उनका मेन ध्यान था। इस संरचना के आधार पर उन्होंने राष्ट्र राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह संरचना अराजकतापूर्ण है तथा वे भी यथार्थवादी हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप में इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित और संचालित होती है। लेकिन मार्गेंथेउ की भांति उन्होंने शक्ति को साध्य और साधन नहीं माना, अपितु शक्ति को साधन और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा को साध्य कहा तथा उन्होंने मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण संरचनात्मक आधार पर किया। तो स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनालिसिस किया। और मानव स्वभाव के आधार पर कौन विश्लेषण करता है? मॉर्गेंथेउ करते हैं। मॉर्गेंथेउ या क्लासिकल जो रियलिस्ट हैं वो करते हैं। नव यथार्थवाद की मूल मान्यताएं, तो ये व्यवहारवादी क्रांति व व्यवस्था उपागम से प्रभावित थे। वे बिहेवियर जो रिवोल्यूशन हुआ था उससे और सिस्टम अप्रोच से ये प्रभावित थे। यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप में किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण होती है। नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य शक्ति नहीं है, जैसा कि परंपरागत रियलिस्ट मानते हैं। न्यू रियलिस्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रकारात्मक रूप में समान होता है। तो प्रत्येक जो नेशन स्टेट होते हैं का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो मोर और लेस सिमिलर होता है। उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। व्यवहार प्रकारात्मक रूप में, फंक्शनल रूप में समान होता है। वह छोटे व बड़े राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए व शक्ति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। तो छोटे और बड़े दोनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए और शक्ति अर्जन के लिए कार्य करते हैं। मीर साइमर ने न्यू रियलिस्ट को आक्रामक यथार्थवाद भी कहा। इनकी प्रसिद्ध रचना द
स्ट्रेटजी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में आती है। तो मीर साइमर के नव यथार्थवाद को, मीर साइमर भी न्यू रियलिस्ट हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा का समर्थन किया, किसने? मीर साइमर ने, तो उसे ऑफेंसिव रियलिज्म भी कहा जाता है। मस्टन डूनो ने रक्षात्मक यथार्थवाद की मान्यता का विकास किया, तो मस्टन डूनो ने डिफेंसिव रियलिज्म का विकास किया। तो न्यू रियलिस्ट है, वो रियलिज्म की मान्यताओं का खंडन नहीं करता बल्कि विश्लेषण के तरीके में बदलाव करता है। तो बेसिकली जो रियलिस्ट हैं, जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, वो ह्यूमन नेचर को आधार बना के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एनार्की है, पावर पॉलिटिक्स है ना, पावर मोनिज्म है और बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। ये ह्यूमन नेचर को आधार बनाकर क्लासिकल रियलिस्ट ऐसा बताते हैं। लेकिन सेम चीज न्यू रियलिस्ट भी बताते हैं, सेम चीज न्यू रियलिस्ट भी बताते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण मानते हैं कि संरचना ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि एनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो स्ट्रक्चर ही जब एनार्किकल है तो पूरी जो व्यवस्था है वो भी एनार्किकल ही होगी, ऐसा उनका मानना था। तो स्ट्रक्चर पर मेन इनका फोकस है। और क्लासिकल तो नेक्स्ट है नव यथार्थवादी स्थायित्व का सिद्धांत। तो न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी। तो मीर साइमर ने केनेथ वाल्ज के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद यानी डिफेंसिव रियलिज्म कहा है, क्योंकि वाल्ज के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। केनेथ वाल्ज के अनुसार राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता में वृद्धि होती है। मीर साइमर के अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना है। इसलिए मीर साइमर ने यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद डिफेंसिव रियलिज्म भी कहा जाता है। तो केनेथ वाल्ज के जो रियलिज्म है उसे डिफेंसिव रियलिज्म, और जो मीर साइमर का यथार्थवाद है यानी रियलिज्म है उसे ऑफेंसिव रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। नव यथार्थवाद या शास्त्रीय यथार्थवाद के मध्य विश्लेषण की इकाई भिन्न है, परंतु दोनों अनेक बिंदुओं पर समान है, क्योंकि उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना राज्य का मूल उद्देश्य है, तथा दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स एवं पावर स्ट्रगल संघर्ष राजनीति के रूप में चित्रित करते हैं। मीर साइमर ने नव यथार्थवादी विचारक, तो मीर साइमर जैसे नव यथार्थवादी विचारक अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते। वर्ष 1990 के दशक में अमेरिका ने इराक पर हस्तक्षेप किया था, काइंड ऑफ इन्वेड किया था, तो इसका वो समर्थन नहीं करते हैं। न्यू रियलिस्ट लाइक मीर साइमर। नव शास्त्रीय यथार्थवाद, तो न्यू क्लासिकल रियलिज्म, तो इसके मुख्य मान्यताकार स्वेलर और फरीद जकारिया हैं। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म ने यथार्थवादी विश्लेषण में घरेलू तत्वों एवं घरेलू कारकों को भी महत्व प्रदान किया। उन्होंने संरचनात्मक यथार्थवादियों के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ मापदंडों के बजाय मूल्यों को अधिक या पुनः स्थान दिया, इसलिए इन्हें नव शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है। इन्होंने संरचना के बजाय पुनः इकाई विश्लेषण यानी यूनिट लेवल एनालिसिस पर मूल बल प्रदान किया। इन विचारकों ने राज्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को अध्ययन में सम्मिलित किया, जिसकी अपेक्षा परंपरागत यथार्थवादियों ने की, जिसकी उपेक्षा परंपरागत यथार्थवादियों ने की, जैसे राज्य नेतृत्व का प्रत्यक्षण, दूसरा है राज्य समाज के संबंध और तीसरा है राज्यों की अभिप्रेरणा। तो स्टीफन वाल्ज के अनुसार नव शास्त्रीय यथार्थवादियों ने शक्ति के वितरण और राज्यों की विदेश नीति के व्यवहार के मध्य घरेलू कारकों को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। फरीद जकारिया के अनुसार यथार्थवाद राज्य केंद्रित संकल्पना यानी स्टेट सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें घरेलू तत्वों की उपेक्षा की गई। इसलिए उन्होंने घरेलू तत्वों को अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी विचारकों ने यथार्थवादी विचारकों को अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और अनैतिहासिक कहा है। तो ये बात है उन्होंने,
क्योंकि इसमें राज्य पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की अवहेलना की गई है। अतः नवशास्त्रीय यथार्थवादियों ने इस कमी को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। नव यथार्थवाद की संकल्पना 1980 के बाद केनेथ वाल्ज की रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशन से उभर कर आई। तो न्यू रियलिज्म की जो संकल्पना है 1980 के बाद केनेथ वाल्ज की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन से उभर कर आई। न्यू रियलिस्ट ने नव यथार्थवादियों ने संरचनात्मक यथार्थवादी, नव शास्त्रीय यथार्थवादी, आक्रामक यथार्थवादी यानी ऑफेंसिव रियलिस्ट, रक्षात्मक यथार्थवादी डिफेंसिव रियलिस्ट आते हैं। तो नव यथार्थवादियों में यानी न्यू रियलिस्ट में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? तो न्यू रियलिस्ट, पहले तो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट इसमें आते हैं, फिर न्यू क्लासिकल रियलिस्ट आते हैं, फिर ऑफेंसिव और फिर डिफेंसिव रियलिस्ट आते हैं। इसमें मान्यताएं क्या हैं? तो ये व्यवहारवादी क्रांति यानी बिहेवियरल रिवोल्यूशन और सिस्टम अप्रोच से प्रभावित। यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप में किया गया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकतापूर्ण माना। उनके अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलकर बनती है, इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य शक्ति नहीं है, जैसा कि परंपरागत यथार्थवादियों ने माना। नव यथार्थवादियों या न्यू रियलिस्टों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रक्रियात्मक रूप में समान होता है, यानी फंक्शनल रूप में हर स्टेट का जो बिहेवियर है समान होता है। सभी राज्य अपनी सुरक्षा एवं शांति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। परंपरागत यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर। तो क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो न्यू रियलिज्म का प्रतिपादन केनेथ वाल्ज ने किया। इसका विचार अमेरिका की व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित है, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को भी व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया गया। इसलिए यह माना जाता है कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म का निर्माण केनेथ वाल्ज ने सिस्टम अप्रोच से प्रभावित होकर किया, यानी व्यवस्था उपागम से प्रभावित होकर किया। संरचनात्मक यथार्थवादियों ने, स्ट्रक्चरल रियलिस्टों ने ट्रेडिशनल या कि क्लासिकल रियलिस्टों के मानकी दृष्टिकोण या नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को अस्वीकार कर दिया तथा वाल्ज ने मानव स्वभाव और राज्य की नैतिकता के पहलू को पूर्णतः उपेक्षित किया। परंपरागत या शास्त्रीय यथार्थवादियों ने सरकार और उनके नेतृत्व के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया, जबकि वाल्ज ने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर महत्वपूर्ण बल प्रदान किया। जो क्लासिकल रियलिस्ट थे ने मानवीय स्वभाव को महत्वपूर्ण माना, जो व्यवस्था का निर्माण एवं उसका संचालन करते हैं, तथा विदेश नीति के निर्माण में राज्य के नेतृत्व पर अत्यधिक बल दिया। वाल्ज के अनुसार विदेश नीति का निर्माण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या संरचना के द्वारा होता है तथा उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना के द्वारा नेतृत्व और नेताओं पर अनेक प्रतिबंध आरोपित होते हैं। इसलिए नेतृत्व के विकल्प सीमित होते हैं तथा वे अंतर्राष्ट्रीय संरचना द्वारा निर्धारित होते हैं। परंपरागत यथार्थवाद मूलतः एक आगमनात्मक सिद्धांत है। तो ये एक इनपुट बेस्ड सिद्धांत है। उदाहरण के लिए मार्गेंथेउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण राज्य की अंतर क्रियाओं और कार्यों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उदाहरण स्वरूप भारत एवं पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का विस्फोट के विश्लेषण के लिए परंपरागत यथार्थवादी दोनों राज्यों की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए परंपरागत यथार्थवाद का विश्लेषण इकाई विश्लेषण यूनिट लेवल एनालिसिस कहलाता है, जबकि संरचनावाद या जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है, संरचनात्मक यथार्थवादियों में केनेथ वाल्ज ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया। वाल्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के द्वारा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है, क्योंकि विश्व में ऐसी वैश्विक केंद्रीय संस्था का अभाव है जो राज्य की क्रियाओं को नियंत्रित कर सके एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियमों और व्यवहारों को लागू किया जा सके। अतः न्यू रियलिस्ट के दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट इसलिए किया गया क्योंकि अराजकतापूर्ण विश्व में दोनों ने अपनी सुरक्षा बनाए रखने का व्यक्तिगत प्रयत्न किया। जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं उनके अनुसार शक्ति स्वयं में साध्य है और प्रत्येक राज्य अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न करता है। तो शक्ति आप पावर इज एन मीन्स एज वेल एज एन एंड। पावर मीन्स भी है और एंड भी है, साध्य भी है और साधन भी है।
तो जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं उनके अनुसार सैन्य शक्ति राज्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, जबकि आर्थिक या तकनीकी शक्ति सैन्य शक्ति के साधन मात्र है। केनेथ वाल्ड उपरोक्त मान्यता से असहमत है। उनके अनुसार समकालीन युग में अनेक प्रकार के संघर्ष विद्यमान हैं जिनका समाधान केवल शक्ति के द्वारा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया, रूस, अफ्रीका में अनेक संघर्ष कायम है। नियो रियलिस्टों के अनुसार शक्ति की संकल्पना सैन्य शक्ति के संचय से ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक है। इनके अनुसार शक्ति राज्य की कुल क्षमताओं का योग है तथा इन्होंने यह भी माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य की शक्ति या क्षमता में भिन्नता होती है। तो देयर इज अ फंक्शनल डिफरेंशिएशन among the capacity of different states। एवं क्षमता में इसी भिन्नता के कारण महाशक्तियों के मध्य संघर्ष भी होते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करना संभव है, लेकिन अराजकतापूर्ण विश्व में युद्ध की संभावना हमेशा विद्यमान होती है। वाल्ज के अनुसार शीत युद्ध का युग ज्यादा स्थायी माना जाता है। तो वाल्ज एक देताउंत थिंकर है। क्यों देताउंत? मतलब ऐसा थिंकर जिसने शीत युद्ध में अपनी बातें रखी। शीत युद्ध फुदता पीरियड कहा गया, तो इसमें यही देताओं थिंकर भी हैं, जहां शक्ति और सुरक्षा की गारंटी ज्यादा बेहतर थी। शीतोत्तर बहुध्रुवीय विश्व में, यानी जब पोस्ट कोल्ड वार इरा में, जहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा था, में अस्थायित्व की संभावना ज्यादा है। नियो रियलिस्टों ने उदारवादियों की इस मान्यता का खंडन किया कि शीत युद्ध के बाद या शीतोत्तर वैश्वीकरण के इस युग में राज्यों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। नियो रियलिस्टों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सफलता महाशक्तियों के समर्थन पर निर्भर है। क्लासिकल रियलिस्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की क्रियाएं या कार्यों का निर्धारण उनके आकार और नेतृत्व की क्षमता से संबंधित होता है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शक्तिशाली एवं एक अशक्त राज्य की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके विपरीत नियो रियलिस्टों के अनुसार सभी राज्यों की क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी राज्य प्रकारात्मक रूप में समान इकाइयां हैं। फंक्शनल रूप में सभी सेम यूनिट है। अतः वे इस अराजकतापूर्ण विश्व में अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान रूप से चिंतित होते हैं। इसलिए चीन और बेल्जियम की क्षमता या शक्ति में भिन्नता है, लेकिन दोनों अपनी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं तथा दोनों का उद्देश्य अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति करना है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। प्रकारवादी सिद्धांत है फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म सिद्धांत के जन्मदाता डेविड मित्रानी है। इनकी रचना है अ वर्किंग पीस सिस्टम 1943। इनके अनुसार तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। ये राजनीतिक, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाता क्योंकि राज्य परस्पर अविश्वास करते हैं, वह एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अतः जो फंक्शनलिस्ट हैं ने रियलिस्टों की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। इनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आरंभ सहयोग अंततः राजनीतिक सहयोग बढ़ाने में सहायक होता है। इनके अनुसार एक क्षेत्र में किया गया सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है, जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव यानी स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप एक क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं तो कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के अगर रिश्ते सुधारना है तो भारत और पाकिस्तान को जो जटिल मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का इशू है या बॉर्डर इशू है, उसको छोड़कर इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो आसानी से सुलझाए जा सकें। तो फॉर एग्जाम्पल सरक्रीक का इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उससे शुरुआत कीजिए, उस पर कंप्रोमाइज करिए, या इकोनॉमी के साथ समझौते कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। जब आप एक चीज पर सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे तो अच्छा बेनिफिट हो रहा है, दोनों कंट्रीज को अच्छा बेनिफिट हो रहा है। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद कर रही है तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो एक क्षेत्र का जो काइंड ऑफ सहयोग है, कॉपरेशन है, दूसरे क्षेत्र में परिणित होगा और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जब भारत और पाकिस्तान के बोझ पूरी तरह से फंक्शनलिज्म कायम हो जाएगा और आपस में ये लोग हर चीज में यानी कठिन मुद्दों पर भी सहयोग करने लगेंगे। ये क्रमिक पीस मील सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इनके अनुसार आर्थिक सहयोग के लिए शासन
लोकतांत्रिक होना चाहिए तथा उदारवादी आर्थिक प्रणाली एवं संवैधानिक शासन आवश्यक है। नियो फंक्शनलिज्म यानी नव प्रकारवाद, तो इसके अनुसार प्रकारवाद का संशोधन किया गया। इनके अनुसार क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में सहयोग के अलावा विवाद भी होते हैं। इन्होंने यूरोपीय यूनियन के विकास के आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण किया। मूल सिद्धांतकार अर्नेस्ट हॉस हैं, अर्नेस्ट हॉस। इनकी रचना है यूनाइटिंग ऑफ यूरोप 1958, यूनाइटिंग ऑफ यूरोप। अर्नेस्ट बी हॉस के अनुसार राजनीति एवं गैर राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य कठोर विभाजन नहीं किया जा सकता। नियो फंक्शनलिस्ट के अनुसार राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग द्वारा नए शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सकता है। तो अब चलिए मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांतों का विकास लेनिन और स्टालिन ने किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक कारकों का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में राज्य नहीं बल्कि वर्ग क्लास मूल इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण समग्र होना चाहिए। वह समग्रता से विश्लेषण के लिए आर्थिक कारकों का अध्ययन आवश्यक है। मार्क्सवादी सिद्धांत में एक समतामूलक शोषण रहित विश्व का निर्माण का प्रयास किया गया। इसके लिए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विध्वंस आवश्यक है। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मार्क्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी भी व्यवस्थित सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। मार्टिन वाइट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद का कोई सिद्धांत ही नहीं है। लेनिन ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई व्यवस्थित सिद्धांत निर्मित नहीं किया, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया एवं साम्राज्यवाद का अध्ययन करते हुए लेनिन ने कहा कि पूंजीवादी देश बुर्जुआ वर्ग के सदस्य हैं और एशियाई अफ्रीकी देश सर्वहारा वर्ग के सदस्य हैं। समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत। तो पहला है बिल वारेन की संकल्पना। तो इनकी जो पुस्तक है इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1980 नामक रचना में बिल वारेन ने साम्राज्यवाद को सकारात्मक शक्ति मानते हुए इसे पूंजीवाद के विकास में सहायक माना। बिल वारेन ने मार्क्स की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद को पूंजीवाद के विकास के रूप में एक सहायक शक्ति माना, क्योंकि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि हुई एवं शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की गई। नोट: तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग फ्रांस के अल्फ्रेड सोबी ने किया था। अल्फ्रेड सोबी ने। दूसरे हैं जस्टिन रोजनबर्ग, पूंजीवाद एवं वैश्विक सामाजिक संबंध का विश्लेषण। तो जस्टिस रोजनबर्ग ने यथार्थवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यथार्थवादी सिद्धांत अनैतिहासिक है। रोजनबर्ग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की समझ आवश्यक है। आर्थिक प्रणाली के द्वारा सामाजिक संबंधों का भी ज्ञान हो सकता है। रोजनबर्ग ने यथार्थवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यथार्थवाद के दो मूल आधार हैं। कौन कौन से? अराजकता और संप्रभुता। तो रियलिज्म के दो महत्वपूर्ण बेसिस हैं। कौन कौन से? पहला है एनार्की, दूसरा सोवरेनिटी। इनके अनुसार आर्थिक प्रणाली के अध्ययन के द्वारा इनको बेहतर रूप में समझा जा सकता है। संरचनात्मक मार्क्सवाद यानी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का विकास भाषा वैज्ञानिक शॉशर ने किया, जिनके अनुसार बोलने के माध्यम से व्यक्ति भाषाई संरचना का प्रयोग करता है। इसका विकास समाजशास्त्र में लेवी स्ट्रॉस के द्वारा किया गया। मार्क्सवाद में इसका प्रयोग अल्थ्यूजर ने किया है। अल्थ्यूजर के द्वारा परंपरागत मार्क्सवादी विचारों को परिवर्तित किया गया और इनके द्वारा समाज में अर्थव्यवस्था के अलावा राजनैतिक, वैचारिक, तकनीकी संरचनाएं भी विद्यमान होती हैं, ऐसा उनका मानना था। इसलिए अर्थव्यवस्था की समूचे समाज को प्रभावित नहीं करती, अर्थव्यवस्था ही समूचे समाज को प्रभावित नहीं करती। यद्यपि अल्थ्यूजर के द्वारा मार्क्स को मानववादी के बजाय वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी कहा गया। अल्थ्यूजर ने राज्य के वैचारिक आधार की व्याख्या की। उनके अनुसार समाज की प्रत्येक संरचनाएं पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर समूचे समाज की समझ पर्याप्त नहीं, बल्कि वैचारिक, तकनीकी और वैज्ञानिक संरचनाओं का प्रयोग पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संरचनात्मक मार्क्सवाद का प्रयोग परासितता सिद्धांतकारों यानी इंडिपेंडेंसी थ्योरिस्टों ने तथा वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था के वर्ल्ड सिस्टम के विश्लेषण के माध्यम से किया है। डिपेंडेंसी का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, परासितता का सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशन।
तो डिपेंडेंसी थ्योरिस्टों ने अपना मूल विचार लेनिन के विचारों से प्राप्त किया। परासिकता सिद्धांतकारों के अनुसार विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू कोर एंड पेरिफेरी। इसके अनुसार कोर परिधि का शोषण करता है, तो कोर कंट्रीज जो पेरिफेरी में कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री, उनका शोषण करते हैं। शोषण का यह कारण विनिमय की असमानता है। तो जो एक्सचेंज है ये अनइक्वल एक्सचेंज है, इसके कारण शोषण हो रहा है। व्यापार के प्रतिकूल शर्तें लगाई जाती हैं। डिपेंडेंसी थ्योरिस्टों के अनुसार तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित हैं। तो तीसरी दुनिया के देश अनडेवलप्ड नहीं बल्कि अंडर डेवलप्ड का शिकार है। डिपेंडेंसी थ्योरी के मूल मान्यताकारों में समीर अमीन, एजी फ्रैंक की रचना कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका कोलन हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिली एंड ब्राजील, ये 1 जनवरी 1967 में आई है ये बुक। बालरस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रोवाइड करते हैं कौन? बालरस्टीन। इन्होंने व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग मार्क्सवाद के अंतर्गत किया और इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी का संशोधन किया, जिसके अनुसार परिधि में शामिल देश भी विकास कर सकते हैं। तो कंट्रीज विच आर एट द पेरिफेरी कैन आल्सो बी डेवलप्ड। तो बालरस्टीन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, तो अमेरिकी सोशोलॉजिस्ट हैं ये। इनकी प्रसिद्ध रचना है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 1, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन्स ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन 16th सेंचुरी 1974। इनकी अन्य रचनाएं जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर कोलन एसे ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम 1991। वर्ल्ड सिस्टम याद रखिएगा, वर्ल्ड सिस्टम अगर आए तो ये बालरस्टीन की मोस्ट प्रोबेबली बुक होगी। फिर है नेक्स्ट बुक का नाम डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर कोलन यूएसए इन अ क्योटिक वर्ल्ड, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर कोलन यूएसए इन क्योटिक वर्ल्ड 2003। बालरस्टीन भी मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया। तो विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला कोर, दूसरा पेरिफेरी, तीसरा अर्ध परिधि यानी सेमी पेरिफेरी। तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। बालरस्टीन के अनुसार कोर राष्ट्रों की विशेषता, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, कल्याणकारी राज्य होगा और विनिर्मित पदार्थों का निर्यात एवं कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। अर्ध परिधि की विशेषताएं, तो यहाँ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है, अधिनायकवादी सरकार होती है। कल्याणकारी सुविधाएं केवल अल्प रूप में प्रदान की जाती हैं। कच्चे पदार्थ एवं विनिर्मित वस्तु दोनों का आयात एवं निर्यात किया जाता है। पेरिफेरी की क्या विशेषताएं हैं? तो ये गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, कल्याणकारी राज्य का अभाव होता है और कच्चे पदार्थों का निर्यात एवं विनिर्मित वस्तुओं का आयात होता है। तो यहाँ जो रॉ मटेरियल है उसको तो एक्सपोर्ट किया जाता है और जो फिनिश्ड गुड हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है। फिर आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी, तो आलोचनात्मक सिद्धांत मार्क्स की वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी व्यवस्था के बजाय मानववादी एवं वैचारिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इनका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा के साथ नहीं है। इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया तथा उन परंपरावादी मार्क्सवादियों का भी खंडन किया जिन्होंने मार्क्स को केवल आर्थिक रूप में समझने का प्रयास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा आलोचनात्मक सिद्धांत का आधार रखा गया। इसे नव मार्क्सवाद भी कहते हैं, तो नियो मार्क्सिज्म भी कहा जाता है इसको। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स हैं, रॉबर्ट कॉक्स। रचना कौन सी है इनकी? सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर कोलन बियॉन्ड इंटरनेशनल थ्योरी 1891 और एंड्रू लिंकलेटर, इनकी बुक का क्या नाम है? द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, 1996। और ये जो रॉबर्ट कॉक्स हैं उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि थ्योरी इज ऑलवेज रिटन
इज ऑलवेज रिटर्न फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पज। तो थ्योरी हमेशा किसी के लिए लिखी जाती है और किसी पर्पज से लिखी जाती है। इनका फेमस स्टेटमेंट था। आलोचनात्मक सिद्धांतकार मानवीय प्रगति एवं पूंजीवाद के विरोधी हैं। इनके अनुसार कोई भी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ या तटस्थ नहीं होता बल्कि विशेष उद्देश्यों के लिए निर्मित होता है। इसके अनुसार तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान भी वैज्ञानिक नहीं होता। अतः इन्होंने यथार्थवादी एवं उदारवादी सिद्धांत दोनों की आलोचना की। एंड्रू लिंकलेटर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया, न्यू मार्क्सिज्म का प्रयोग किया। एंड्रू लिंकलेटर की रचना है रियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी। फिर दूसरा है मेन एंड सिटीजन्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत को बताया, क्रिटिकल थ्योरी को बताया। नव मार्क्सवादी युवा मार्क्स की रचना दार्शनिक आर्थिक पांडुलिपि यानी फिलोसॉफिकल दार्शनिक आर्थिक पांडुलिपि यानी फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट है, जो 1948 में बुक आई थी, से प्रभावित थे जो न्यू मार्क्सिस्ट थे। तथा नव मार्क्सवादियों ने उदारवादियों को बुर्जुआ एवं शोषणकारी बताया। वह वैज्ञानिक मार्क्स की वस्तुनिष्ठता एवं आर्थिक अपचयनवाद के सिद्धांत का खंडन किया। तो ये ऑब्जेक्टिविटी जो वैज्ञानिक मार्क्स का और इसके जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का खंडन किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ग्रामसीवादी विश्लेषण। तो रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स की महत्वपूर्ण कृति है अप्रोचेस टू वर्ड ऑर्डर 1996, प्रोडक्शन पावर एंड वर्ड ऑर्डर 1987। इसका विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रॉबर्ट कॉक्स ने किया। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार साम्राज्यवाद सहमति के द्वारा कायम रहता है। कॉक्स के अनुसार साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा एक सामान्य समझ कॉमन सेंस का विचार पैदा किया जाता है, जिसके द्वारा साम्राज्यवादी शासन सभी के हित के लिए है। तो एक विचार पैदा किया जाता है, कॉमन सेंस पैदा किया जाता है, इसके द्वारा यह बताया जाता है लोगों को कि जो साम्राज्यवादी शासन है वो सभी के हित के लिए है, जबकि रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार यह केवल साम्राज्यवादी व्यवस्था के हित में होता है। साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा समाज में एक आम सहमति निर्मित की जाती है तथा यह प्रसारित किया जाता है कि यह व्यवस्था सभी के लाभ के लिए। व्हाइट मैन बर्डन और बहुत सारे चीज़ें को क्रिएट किया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट की जाती है, कंसेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसा कि ग्रामसी बताते हैं, जिसमें जो शोषित है उसको अपने शोषण में मजा आता है, तो जो एक्सप्लॉइटेड है वो अपने एक्सप्लॉइटेशन में ही उसको मजा आता है। मान्यताएं क्या है? पहला है कि अमूलवादी लोकतंत्र का समर्थन किया, तो ये रेडिकल डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। कौन? रॉबर्ट कॉक्स। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, वैचारिक कारक को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ग के बजाय मानवीय उत्थान पर बल दिया। फिर सोशल कंस्ट्रक्शन यानी कि सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके प्रमुख प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंट हैं। इनकी रचना है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। फुल टाइटल एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स 1992। इसके अनुसार राज्य एवं सरकार मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए राज्यों के बीच के संघर्ष मूलक संबंधों को शांतिपूर्ण संबंधों में बदला जा सकता है। रचनात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्टों के अनुसार कोई बाह्य वस्तुगत एवं सामाजिक यथार्थ नहीं होता है। सामाजिक और राजनीतिक विश्व भौतिक नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना का विषय है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सौरमंडल की भांति स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं होता, बल्कि इसका अस्तित्व लोगों की परस्पर चेतना के परिणाम स्वरूप होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मानव का वैचारिक और बौद्धिक निर्माण है। यह मानवीय प्रयासों के कारण निर्मित है। जिसका प्रकार मानव के विचार परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने व्यवहारवादियों और व्यवस्था उपागम की आलोचना की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप में करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की
वैज्ञानिक रूप में पड़ताल का प्रयत्न किया। इसके अनुसार सामाजिक और राजनीतिक विश्व प्रकृति का भाग नहीं है, इसलिए समाज, राजनीति एवं अर्थ की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार से भी प्राकृतिक नियमों का प्रयोग करना तार्किक नहीं है। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक नियमों को प्राकृतिक रूप में व्याख्यायित करना तार्किक नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक विश्व का निर्माण मानव के विचार और चेतना के द्वारा निर्मित है, इसलिए भौतिक तत्वों का महत्व द्वितीयक है तथा वैचारिक परिप्रेक्ष्य के अभाव में वस्तुओं का महत्व निरर्थक हो जाता है। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पहचान सामाजिक रचनाएं हैं जिनका निर्माण देश और काल के अनुसार किया जाता है। इन विचारकों के अनुसार समाज में असहमति या संघर्ष का मूल कारण संरचना या बौद्धिक विचार विमर्श का अभाव है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं, रचनात्मक सिद्धांतकार, यथार्थवाद के भी आलोचक हैं, तो ये रिलीजन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। संरचनावादी या रचनावादियों, कंस्ट्रक्टिविस्ट उदारवाद की आलोचना यानी लिबरलिज्म की क्या आलोचना करते हैं, उसको देखते हैं। तो उदारवादी वस्तु के आदान प्रदान एवं आर्थिक विकास के द्वारा शांति को स्थापित करने की बात करते हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, जहां व्यापार वाणिज्य बढ़ने से विकास और विकास से शांति की बात करते हैं। मानव विचारों को भौतिक तत्वों से नहीं, विचारों से बदला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचार और मूल्यों का महत्व ज्यादा है और विश्व परिवर्तन विचारों से संभव है और भौतिक एवं आर्थिक रूप से नहीं। तो विश्व का परिवर्तन विचारों से संभव है, भौतिक व आर्थिक रूप से नहीं। दुनिया में संघर्ष के कारण विचार हैं और नए विचारों के द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सकता है। इनका मानना है कि सामाजिक विश्व विचारों के द्वारा निर्मित होता है। सामाजिक विश्व सौर मंडल की भांति बिल्कुल नहीं है जिसमें परिवर्तन संभव न हो। संरचनावादी या रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार विश्व के संघर्ष किसी राज्य या संगठन के बीच नहीं होता, बल्कि यह संघर्ष संवाद के अभाव के कारण होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रगल जारी रहती है तथा यह संघर्ष विचारों एवं बुद्धि में मतांतर के कारण बना हुआ है। इसलिए वर्तमान में संरचनावादी या रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। अलेक्जेंडर वेंट ने वर्ष 1992 में अपनी रचना एनार्की व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट में रचनावाद का प्रतिपादन किया। इस समय शीत युद्ध का खात्मा हो गया था और उन्होंने बताया कि शीत युद्ध के समाप्ति की भविष्यवाणी कोई सिद्धांतकार नहीं कर सका, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद, तो नारीवादी सिद्धांत क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो फेमिनिज्म वास्तव में होता क्या है, तो उत्तर आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण हेतु परंपरागत दृष्टिकोणों, उदारवादी, यथार्थवादी को अपर्याप्त मानते हुए सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं के महत्व को भी स्वीकार किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1980 के दशक में नारीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाने लगा, जिसमें विश्लेषण का आधार राष्ट्र, राज्य, शक्ति, राष्ट्रीय हित अथवा शासन व्यवस्था नहीं अपितु लैंगिक संबंध है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में, अल्टरनेटिव थ्योरी के रूप में इसको देखा जा सकता है। मार्गेंथेउ की आलोचना, तो एनजे टिकनर के द्वारा मार्गेंथेउ के सभी 6 सिद्धांतों की आलोचना की गई। इसके अनुसार नंबर 1, मार्गेंथेउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानव के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित मानता है, जबकि टिकनर ने कहा है कि यह पुरुष का स्वभाव है, मानव का स्वभाव नहीं। तो जो ह्यूमन नेचर है ये पुरुषों का नेचर है, यानी मेल नेचर, फीमेल तो शामिल ही नहीं है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर नहीं बल्कि ये मेल नेचर, ऐसा क्रिटिसाइज करती हैं कौन, फेमिनिस्ट थिंकर टिकनर। दूसरा, राष्ट्रीय हित केवल शक्ति के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तीसरा, शक्ति को प्रभुत्व के रूप में परिभाषित करने से सामूहिक उत्थान की भावना का ह्रास हो जाता है। चौथा, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और घटनाओं का नैतिक प्रभाव होता है। पांचवा, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव के सार्वभौमिक स्वभाव और नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या आवश्यक है। छठवां, राजनीति को स्वायत्त कहने का दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक सत्ता का समर्थन है, जिससे महिलाओं का दृष्टिकोण उपेक्षित हो जाता है। नैन्सी हॉटस्टॉक ने मार्गेंथेउ के शक्ति के विचार को पुरुष की शक्ति के रूप में चित्रित किया। इनके अनुसार नारीवादी शक्ति को प्रभुत्व के रूप में नहीं मानते, तो इनके अनुसार नारीवादी शक्ति को प्रभुत्व के रूप में नहीं मानते, तो एक काइंड ऑफ डोमिनेशन के रूप में नहीं मानते हैं कौन, फेमिनिस्ट।
जेन जैकेट के अनुसार महिला शक्ति अनुनय, विनय और सहयोग पर आधारित होती है, परंतु महिलाओं का शक्ति पर नियंत्रण नहीं रहता। यह उत्तर आधुनिक सिद्धांत है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण लैंगिक संदर्भ में करने पर बल दिया गया है। नारीवादियों ने रियलिज्म की कड़ी आलोचना की। नारीवादियों के अनुसार शक्ति राजनीति मूलतः पितृसत्तात्मक है, क्योंकि शक्ति की संकल्पना मूलतः पुरुषों से जुड़ी हुई है तथा कमजोर होना मूलतः महिलाओं से जोड़ा जाता है। पुरुषों को शक्ति संघर्ष में संलग्न दिखाया जाता है। दूसरी ओर पितृसत्ता द्वारा महिलाओं की भूमिका को दोयम दर्जे का माना जाता है। उन्हें संतान पैदा करने वाले यंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अतः महिलाओं की भूमिका समाज और राज्य दोनों में सेकेंडरी होती है, द्वितीयक होती है। युद्ध और शांति नारीवाद। तो नारीवादियों ने मॉर्गेनथाउ की मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहा कि मानवीय स्वभाव आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला नहीं होता, बल्कि यह मूलतः पुरुषों का स्वभाव है। इसलिए उग्र नारीवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के युद्ध का मूल कारण शासन सत्ता पर स्थापित पुरुषों का नियंत्रण है। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाएं शासन करेंगी या उनका नियंत्रण हो जाए तो पूरे विश्व में शांति होगी। नारीवादियों के अनुसार युद्ध के दौरान भी महिलाओं की स्थिति द्वितीयक होती है। इनके अनुसार युद्ध मूलतः जेंडर से संबंधित है। युद्ध से संबंधित पीड़ित महिलाएं होती हैं। वे उन नीतियों का शिकार होती हैं जिनका निर्माण एवं क्रियान्वयन उन्होंने स्वयं नहीं किया। अतः युद्ध का प्रभाव पुरुष एवं महिलाओं पर अलग अलग रूप में होता है और युद्ध में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी होती हैं। शरणार्थियों में भी अधिकांश संख्या महिलाओं एवं बच्चों की होती है। युद्ध से प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित होता है, इसलिए महिलाओं को घरेलू कार्यों को संपादन करने में कठिनाई आती है। नारीवाद और सुरक्षा। तो नारीवादी विचारकों ने सुरक्षा की राज्य केंद्रित यथार्थवादी संकल्पना को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। इनके अनुसार सुरक्षा मूलतः समाज केंद्रित संकल्पना है। इन्होंने यथार्थवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र राज्यों द्वारा अर्जित हथियारों का भंडार राज्य की सुरक्षा की बजाय पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनके अनुसार सुरक्षा का अभिप्राय मानवीय सुरक्षा से है, इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को सुरक्षा का अपरिहार्य भाग माना जाता है। इनके अनुसार कुपोषण समाप्त करना एवं गरीबी निवारण सुरक्षा का व्यापक रूप है, जिसमें ये विचारक नव मार्क्सवादियों और संरचनावादियों के समान प्रतीत होते हैं। तो ये फेमिनिस्ट थिंकर है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं। उग्र नारीवाद यानी रेडिकल फेमिनिज्म। तो उग्र नारीवादियों की यह मान्यता स्वीकार करना कठिन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जेंडर के कारण विश्व में युद्ध एवं अशांति उत्पन्न होती है, क्योंकि अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी प्रकार व्यवहार किया गया है जैसा कि पुरुषों के द्वारा व्यवहार किए गए हैं। उदाहरण के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना पर आक्रमण किया। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के आक्रमण का करारा जवाब दिया गया। ठीक इसी प्रकार पूर्वी अमेरिकी विदेश सचिव कोंडलीजा राइस और अमेरिकी विदेश सचिव हिलरी क्लिंटन के सत्ता संभालने से अमेरिकी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि उग्र नारीवादियों की यह मान्यता अभी भी प्रमाणित नहीं है कि जब समूचे विश्व में महिलाएं सत्ता में आ जाएंगी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होगा। उदार नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिज्म। तो उग्र नारीवादियों की बजाय उदार नारीवादियों की मान्यता ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक है। उनके अनुसार जेंडर से राजनीति की प्रकृति निर्धारित नहीं होती, इसलिए उन्होंने राजनीतिक निर्णय निर्माण और संस्थाओं में एवं सैन्य व्यवस्थाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। इनके अनुसार विश्व के अधिकांश देशों में अभी भी महिलाओं को शासन और सेना में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। सेना में महिलाओं की भर्ती नर्सिंग एवं खाना बनाने वाले क्षेत्रों में होती है। अमेरिका जैसे देशों में आज भी जल पनडुब्बियों में महिलाओं की भर्ती नहीं होती। उदारवादी नारीवादियों के अनुसार महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने से राष्ट्रीय हित में वृद्धि होगी, राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा। यदि देश की आधी जनसंख्या अशक्त और कमजोर है तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। नारीवाद की आलोचना। तो जेंडर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व का मात्र लैंगिक आधार पर विश्लेषण करना एकांगी एवं अपूर्ण है। निष्कर्ष, उदारवादी नारीवादियों का विचार अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि समाज एवं शासन में महिलाओं की सशक्त भूमिका राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक स्थिति को मजबूत करेगी, जिससे राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सामाजिक न्याय भी स्थापित होगा। जेंडर जस्टिस क्या है ये देखते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान समय में लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व राजनीति में 70 के दशक से एवं देतांत के काल से लैंगिक न्याय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1975 से वर्ष 1985 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया गया। वर्ष 1989 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और शोषण को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया। शीतोत्तर विश्व में अनेक देशों में गृह युद्ध एवं नवजातीय संघर्ष आरंभ हुए। परिणाम स्वरूप इनसे महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित हुई। वर्तमान विश्व में सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न गैर परंपरागत संकटों में पर्यावरणीय संकट, जनसंख्या विस्फोट, एड्स जैसी महामारियां प्रमुख चुनौती हैं और लैंगिक न्याय के द्वारा इन मुद्दों का भी समाधान किया जा सकता है। इसलिए यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित शताब्दी विकास लक्ष्यों यानी जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स हैं को अर्जित करना है तो लैंगिक न्याय का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः परिवर्तित विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय हित एवं शक्ति संघर्ष के रूप में ही परिभाषित करना कठिन है, बल्कि महिला उत्थान और उससे भी बढ़कर मानवीय उत्थान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सार्वभौमिक सरोकार बन चुके हैं। पर्यावरणीय नारीवाद, तो नारीवादियों के अनुसार पितृ सत्ता से केवल महिलाएं ही पीड़ित नहीं हैं, बल्कि पुरुषों का स्वभाव ही आक्रामक और शोषणकारी होता है। ये न केवल महिलाओं पर प्रभुत्व और शोषण स्थापित करते हैं, बल्कि इनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण होता है। इसलिए पर्यावरणीय क्षति का मूल कारण पुरुषों का प्रभुत्वशाली एवं आक्रामक व्यवहार है। इसके अनुसार जब महिलाओं का स्वभाव प्रकृति के अनुरूप होता है, तो इसके अनुसार महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो प्रकृति के अनुरूप होता है। इसकी मान्यता है कि मनोवैज्ञानिक रूप में महिलाओं में देखभाल, स्नेह और संबंधों को बनाए रखने का गुण पाया जाता है। वैश्विक नारीवादी आंदोलन में समकालीन संकट, वर्तमान में नारीवादी आंदोलन समरूप नहीं रहे, क्योंकि विकसित देशों में फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में श्वेत और अश्वेत महिलाओं के सरोकार में विभाजन हो चुका है। विकसित एवं विकासशील एशिया अफ्रीका के देशों की महिलाओं की स्थिति, मांग और समस्याओं में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। विकसित देशों के महिला संगठन विकासशील देशों की महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उत्तर उपनिवेशवादी नारीवादियों के अनुसार यानी पोस्ट कॉलोनियलिस्ट फेमिनिस्टों के अनुसार विकासशील यानी उत्तर उपनिवेशवादी राज्य देश की महिलाएं एक ओर तो उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा शोषित होती हैं, तो दूसरी ओर पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा शोषित होती हैं। जबकि विकसित देशों की महिलाओं के समक्ष केवल दूसरी समस्या पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा शोषण, ये केवल दूसरी समस्या केवल विकसित देशों यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल यूएसए, EU, वहां पर केवल पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा महिलाओं का शोषण होता है। निष्कर्ष क्या है कि उपरोक्त विभाजन के बावजूद जेंडर जस्टिस को लेकर किए गए आंदोलन विश्व की सभी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित एवं संवर्धित करते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह वैश्विक सरोकार का मुद्दा बन चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म, तो नव यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने का दावा किया, जबकि मार्क्सवादी स्वयं को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होने का दावा करते थे। उत्तर आधुनिकतावाद के यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का परिणाम होता है। ज्ञान सार्वभौमिक सत्य न होकर यानी यूनिवर्सल ट्रुथ न होकर विभिन्न दृष्टिकोणों और परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है। इसके प्रमुख प्रतिपादक रिचर्ड एशले हैं। उनकी रचना द अचीवमेंट्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। उत्तर आधुनिकतावादी यानी पोस्ट मॉडर्निज्म यथार्थवाद एवं उदारवाद दोनों के आलोचक हैं। इनके अनुसार ज्ञान एवं शक्ति एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इनके अनुसार कोई नॉलेज और पावर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। और एक फेमस स्टेटमेंट है लियोटार्ड का, मिशेल फूको का कि नॉलेज इज पावर। तो मिशेल फूको ही ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। इनके अनुसार कोई ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्मित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष समाधान सिद्धांत का निर्माण केनेथ बोल्डिंग ने किया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी का निर्माण किसने किया है? केनेथ बोल्डिंग ने इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर एंड्रू लिंकलेटर ने नव मार्क्सवादी का आलोचनात्मक सिद्धांत का विकास किया है। एंड्रू लिंकलेटर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवादी सिद्धांत का निर्माण भी किया। सेलिंग ने सामरिक यथार्थवादी
सिद्धांत का निर्माण किया। तो सेलिंग ने स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऐतिहासिक समाजशास्त्री उपागम का निर्माण चार्ल्स टिली ने किया है। तो हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच का जो निर्माण है वो चार्ल्स टिली ने किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नॉर्मेटिव थ्योरी का निर्माण क्रिस ब्राउन ने किया है। नॉर्मेटिव थ्योरी क्रिस ब्राउन से रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन में। न्यायोचित युद्ध का सिद्धांत वाल्जर ने दिया है। तो जस्ट वार थ्योरी भी वाल्जर ने प्रतिपादित किया है। नारीवादी सिद्धांत का निर्माण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिंथिया एनलो एवं स्पाइक पीटरसन ने दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत गैत्री स्पिवाक ने दिया है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ये गैत्री स्पिवाक से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय समाज का विचार हेडले बुल ने दिया है। तो सोशल या इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हेडले बुल ने। न्याय एवं व्यवस्था ने दिया। तो हेडले बुल ने 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद यानी रियलिज्म, फिर रैशनलिज्म और रिवोल्यूशनिज्म के संयोजन यानी क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्ट्रीय समाज इंटरनेशनल कम्युनिटी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केनेथ बोल्ट ने यथार्थवाद का नव यथार्थवादी विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर किया। तो केनेथ बोल्ट ये नियो रियलिस्ट हैं और इन्होंने सिस्टम एनालिसिस के माध्यम से जो नियो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक उपागम तो ऐतिहासिक समाजशास्त्री उपागम यानी हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच चार्ल्स टिली से रिलेटेड है। मानकीय सिद्धांत तो नॉर्मेटिव थ्योरी मानकीय सिद्धांत नॉर्मेटिव थ्योरी क्रिस ब्राउन से रिलेटेड है। जस्ट वार थ्योरी यानी न्यायोचित युद्ध सिद्धांत ये बाल्जर से रिलेटेड है। ये कम्युनिटेरियन थिंकर। फिर नियम निर्माण सिद्धांत यानी रूल मेकिंग थ्योरी ये हार्वर्ड साइमन से रिलेटेड है। हार्वर्ड साइमन। इंग्लिश स्कूल सिद्धांत यानी इंग्लिश स्कूल थ्योरी क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इंग्लिश स्कूल को अंतरराष्ट्रीय समाज का उपागम भी कहा जाता है। इन्होंने व्यवहारवादी क्रांति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और मानवीय समझ ऐतिहासिक मूल्यों जैसे परंपरागत दृष्टिकोण पर अधिक बल प्रदान किया। इनके द्वारा मानवीय मूल्यों एवं राजनीतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया गया। इनके अनुसार विचार एवं विचारधाराओं के द्वारा विश्व राजनीति का निर्माण होता है। इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति नॉर्मेटिव रिलेशंस यानी ये ह्यूमन रिलेशन का एक मानवीय संबंधों का एक भाग है जिसके आधारभूत मूल्य स्वतंत्रता, व्यवस्था एवं न्याय है। इंग्लिश स्कूल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु यथार्थवादियों के उस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया जिसके अनुसार विश्व में केवल अराजकता व्याप्त है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। इनके अनुसार राज्य शक्ति का प्रतीक है, परंतु यह एक संवैधानिक संस्था भी है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एवं विधि दोनों का समान महत्व है। इन्होंने यह स्वीकार किया कि राज्य को नियंत्रित करने वाली वैश्विक संस्था का अभाव है, जिसका अभिप्राय है कि विश्व अराजक है, परंतु यह भी सत्य है कि अराजकता सामाजिक है। तो एनार्की इज सोशल। अतः अंग्रेजी स्कूल के द्वारा यथार्थवादी एवं उदारवादी दोनों सिद्धांतों के बीच समन्वय का प्रयत्न किया गया, क्योंकि दोनों की मान्यताएं अतिवादी हैं, यानी ये दोनों की जो मान्यताएं हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो एक और तो यथार्थवादी हैं यानी रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि एनार्की है और कोई किसी से कोऑपरेट नहीं करता, जबकि जो लिबरल्स हैं वो क्या कहते हैं कि कोई एनार्की नहीं है, कोऑपरेशन है नेशंस के बीच और नेशन आपस में अच्छे से रह रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम के बीच खड़ा होता है कौन? इंग्लिश स्कूल, जो कहता है एनार्की तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एनार्की ऐसी है कि लोग आपस में, देश आपस में कोऑपरेट न कर सकें। यथार्थवादी केवल अराजकता की बात करते हैं, जबकि उदारवादी केवल सहयोग की बात करते हैं। यथार्थवादी शक्ति राजनीति के समर्थक हैं, यानी जो रियलिस्ट हैं पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जबकि उदारवादी इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि को मानते हैं। अंग्रेजी स्कूल के द्वारा दोनों आंशिक रूप से सत्य हैं। उदारवादी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श उदारवादी मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो का अधिकार शक्ति का संतुलन प्रदर्शित करता है। हेडले बुल तथा जेम्स रोजनाउ इसके मूल प्रतिपादक हैं। हेडले बुल और जेम्स रोजनाउ। महत्वपूर्ण तथ्य: नोम चॉम्स्की एक अमेरिकी बुद्धिजीवी हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के कड़े आलोचक हैं। ये पूंजीवाद, भूमंडलीकरण तथा नव कारपोरेटवाद के कड़े आलोचक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है अमेरिकन पावर एंड द न्यू
मैंडरिन्स, अमेरिकन पावर एंड द न्यू मैंडरिन्स, रिटन इन 1968 में लिखा जाता है। इसका पब्लिकेशन कब होता है? 1969 में। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कोलन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, 1988। हेजेमनी और सर्वाइवल कोलन अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, हेजेमनी और सर्वाइवल कोलन अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेशन, ये नवंबर 2003 में आती है बुक। नारीवादी, तो सिंथिया एनलो जेलेव्स्की, गैथरी स्पिवाक पीटरसन, ये महत्वपूर्ण थिंकर है। इस कैथिया नहीं, सिंथिया एनलो है, जेलेव्स्की, गैथरी स्पिवाक और पीटरसन। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो इसमें मिशेल फूको आते हैं, फूको। डेरिडा, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, और लियोटार्ड आते हैं, लियोटार्ड। उत्तर उपनिवेशवादी यानी पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थिंकर, तो इसमें गैथरी स्पिवाक का नाम आता है और ड्यू बोइस का नाम आता है। प्राच्यवाद यानी ओरिएंटलिज्म, तो इसमें एडवर्ड साइद की रचना कल्चर एंड इंपीरियलिज्म 1993 में आती है। बियॉन्ड ओरिएंटलिज्म, तो इसमें डेल डियर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक, यथार्थवादी विचारक कौन है, यानी रियलिस्ट थिंकर कौन कौन से हैं? पहले हैं रेमंड एरन की बुक का क्या नाम है? द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पहली बुक। दूसरी द डॉन ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री, और तीसरी है सेंचुरी ऑफ टोटल वार। E.H. कार, तो इनकी बुक का नाम है द न्यू सोसाइटी। सेकंड है आई स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द वर्साइल ट्रीटी टू द आउटब्रेक ऑफ वार, आई स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द वर्साइल ट्रीटी टू द आउटब्रेक ऑफ वार। तीसरा है कंडीशन ऑफ पीस। फिर रॉबर्ट गिल्पिन, तो इनकी बुक का क्या नाम है? साइंटिस्ट एंड नेशनल पॉलिसी मेकिंग। जॉन हर्ज, तो इनकी बुक का क्या नाम है? आइडियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म एंड द सिक्योरिटी डिलेमा, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। जॉर्ज केनन, इनकी बुक का क्या नाम है? अमेरिकन कूटनीति यानी अमेरिकन डिप्लोमेसी, 1900 से 1950। हेनरी किसिंजर, द ट्रबल्ड पार्टनरशिप कोलन रिप्रेजल ऑफ अटलांटिक अलायंस, न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी। मॉर्गन थाउ की बुक क्या नाम है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी। सुजैन स्ट्रेंज, ये फेमिनिस्ट थिंकर है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। केनेथ वाल्स, तो इनकी क्या नाम है? मैन द स्टेट एंड वार, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर आदर्शवाद या उदारवाद, तो आइडियलिज्म या लिबरलिज्म से रिलेटेड थिंकर कौन कौन से हैं? नॉर्मन एंजल, इन्हें इंटरनेशनल रिलेशन में जो आइडियलिज्म है उसका फादर कहा जाता है, नॉर्मन एंजल को। तो ये पैट्रियोटिज्म अंडर द थ्री फ्लैग। दूसरी बुक का क्या नाम है? द ग्रेट इल्यूजन कोलन आई स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ मिलिट्री पावर टू नेशनल एडवांटेज, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटी, ये थर्ड बुक है इनकी, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटी। चार्ल्स बेड्ज, तो इनकी वो क्या नाम है? जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। माइकल डॉयल, इनकी बुक क्या नाम है? लिबरलिज्म एंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर थ्यूसाइडाइडियन रियलिज्म, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। डेविड हेड, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जॉन हॉब्सन, द इकोनॉमिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। स्टैनले हॉफमैन, इंटरनेशनल रिलेशन कोलन द लॉन्ग रोड टू थ्योरी, द स्टेट ऑफ वार। नेक्स्ट बुक क्या है? स्टेट ऑफ वार। वुडरो विल्सन, अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल, द स्टेट। फिर अल्फ्रेड जिमनर, इनकी बुक का क्या नाम है? द ब्रिटिश एम्पायर। रेडिकल या क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर कौन कौन से हैं? तो जॉन बर्टन, ये इंटरनेशनल रिलेशन कोलन अ जर्नल थ्योरी और अल्टरनेटिव बुक लिखते हैं। फिर रॉबर्ट कॉक्स, द एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। रिचर्ड ए फॉल्क, इनकी बुक का क्या नाम है? लॉ, मोरालिटी एंड वार इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। एजी फ्रैंक, इनकी बुक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। जॉन गल्टुंग,
जॉन गाल्टुंग, इनकी बुक का क्या नाम है, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। दूसरी है ट्रांस आर्मामेंट एंड द कोल्ड वार, लेनिन, द वार एंड द सेकंड इंटरनेशनल, एंड्रू लिंकलेटर, उनकी बुक का क्या नाम है, रियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, मेन एंड सिटीजन इन इंटरनेशनल रिलेशन।